फायर एनओसी लेना क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जो कल अग्निकांड हुआ उसमें 15 बच्चों की मौत हुई है, 20 से 28 साल के बीच में उनकी उम्र थी। कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन, ये सब उस बिल्डिंग में चल रहा था, लेकिन उस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा आग लगती है, ये एक हमेशा से देखा गया है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आग कम लगती है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर घर होते हैं और घरों में आग लगने की घटनाएं सिर्फ या तो गैस लीकेज से होती हैं, सिलेंडर फटने से होती हैं, या फिर किसी तरीके की आग की चिंगारी से होती है। लेकिन जब ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं, जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं, जहाँ होटल्स चल रहे हैं, वहाँ पर आम तौर पर आग लगती है और ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शहरी इलाकों में ही ज़्यादा आग क्यों लगती है। शहरी इलाकों में दरअसल नेशनल बिल्डिंग कोड का उल्लंघन किया जाता है। जो नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया जाता है, यानी कि किस तरीके से बिल्डिंग का ढांचा तैयार होगा। बिल्डिंग जो अगर 15 मीटर से ऊंची है तो उसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना ज़रूरी है। लेकिन नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी का उल्लंघन किया जाता है। आप किसी बिल्डिंग को रेजिडेंशियल के तौर पर कुछ लोग उसका नक्शा पास करवाते हैं और उसके बाद उसको कमर्शियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लखनऊ में देखा गया, अलीगंज की बिल्डिंग में देखा गया। वही चीज़ जब ऐसे हो जाती है तभी नेशनल बिल्डिंग कोड का उल्लंघन होता है। इसके साथ साथ दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ था उसमें भी देखा गया था कि जो बेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर जिसका एनओसी लिया गया था, परमिशन लिया गया था, वो परमिट सिर्फ 6 कमरों के लिए था। लेकिन उसके बाद उसमें 25 कमरे बनाए गए, उसमें एक्सपेंशन किया गया, लेकिन उसके चलते फायर सेफ्टी नॉर्म्स पालन नहीं किया गया, जिसके चलते उस बिल्डिंग में भी आग लगी। और ऐसी ही कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें पिछले साल या पिछले कई सालों में आग हमने लगती हुई देखी है, जहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड का उल्लंघन किया जाता है। ऑफिशियल्स ध्यान नहीं देते हैं, विजिट्स नहीं होती हैं, और यही वजह है कि सही तरीके से जब नक्शा पास नहीं होता, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता, तब इस तरीके से आग की घटनाएं आती हैं। ढांचे में कमियां हैं, तंग गलियां हैं। ढांचे में कमियां यानी कि बिल्डिंग्स को कुछ इस तरीके से तैयार कर दिया जाता है, उनका एंट्री एग्जिट अलग अलग नहीं बनाया जाता है कमर्शियल बिल्डिंग्स पे, जिसके चलते इस तरीके से आग की घटनाएं होती हैं। क्योंकि जब भी ऐसे आग लगती है, लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यही होता है कि वो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, एग्जिट लें, और उसके बाद वो उस आग की घटना से बच सकते हैं। लेकिन लखनऊ की घटना में भी हमने देखा कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट था, और बहुत तंग एग्जिट था, जिसके चलते उस बिल्डिंग के ढांचे में कमी थी, और यही वजह है कि इतने लोग उसमें फंस गए, लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। और इस तरीके की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। तंग गलियां हैं, जब भी कभी आग लगती है तो हमेशा फायर डिपार्टमेंट में कॉल जाता है, फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया जाता है, लेकिन जब फायर डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो गली में उनकी गाड़ी नहीं घुस पाती है। खासतौर पर दिल्ली जैसे इलाके में हमने देखा है कि कई बार ऐसी गलियों में आग लगती है जहाँ पर जिनकी चौड़ाई बहुत कम है, जहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की, अग्निशमन की गाड़ी अंदर नहीं घुस पाती है, जिसके चलते वहाँ पर सही वक्त पर मदद नहीं पहुँच पाती है। और यही वजह है कि आग बुझाने में देरी होती है। आसपास के लोग बुझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तंग गलियाँ होने की वजह से वहाँ पर फायर इक्विपमेंट सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। खासतौर पर पुरानी दिल्ली के इलाकों में हमने देखा है, सदर बाजार में देखा है, जब भी ऐसी आग की घटनाएं होती हैं, ये एक मुख्य कारण होता है कि आग बुझाने में कम देरी हो जाती है। एनओसी से जुड़े भ्रष्टाचार होते हैं। एनओसी जो लेनी ही पड़ती है, जब भी आप किसी बिल्डिंग को आप बनाते हैं तो आपको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। खासतौर पर जब आपकी बिल्डिंग 15 मीटर की ऊंचाई या उससे ज़्यादा की है तो आपको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से जाकर उसका इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, आपको बाकायदा उसके एनओसी के लिए परमिट लेना पड़ता है। लेकिन एनओसी नहीं लिए जाते हैं, और कई बार जब एनओसी लेने भी जाते हैं तो बिल्डिंग का एनओसी किसी भी ऑफिशियल को रिश्वत देकर एनओसी पास करा लिया जाता है, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और जब भ्रष्टाचार इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो जाहिर तौर पर गलत तरीके से एनओसी जारी कर दी जाती है, या कुछ लोग एनओसी लेते ही नहीं हैं। इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और ख़राब वायरिंग, कई बार ऐसे कई घरों में देखा है जहाँ पर आपकी वायरिंग जो है वो पुरानी होती है। कई घर पुराने बने होते हैं, कई बिल्डिंग्स पुरानी बनी होती है। वायरिंग सिर्फ उतना लोड झेल पाती है जितना उस वक्त उस बिल्डिंग में जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का लोड जब ज़्यादा बढ़ने लगा है, अगर आप 1 टन जहाँ पर एसी चल सकता है वहाँ पर आप 1.5 टन या 2 टन चला रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ेगा, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं होती हैं। शॉर्ट सर्किट होता है और वायरिंग जब ख़राब होती है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार हमेशा आपको अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की सर्विसेज करानी होती है, आपको अपनी वायरिंग को ठीक कराना होता है, उसे अपडेट करवाना होता है, जिसके चलते जब खराब वायरिंग होती है तब भी शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती हैं। और सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हमने देखा है मुंबई में होती हैं। लगभग 75% घटनाएं मुंबई में शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं, जिसके चलते आग लगती है।
और यही वजह है कि ये आंकड़ा शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगातार आग बढ़ता जाता है। खराब बुनियादी ढांचा और बचावकारी तकनीक की कमी। बुनियादी ढांचा बहुत खराब होता है, यानी कि जिस तरीके से बिल्डिंग का निर्माण होता है, इसके साथ साथ बाकी की चीज़ें, यानी कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो जब पालन नहीं किया जाता उसका, तब इस तरीके की आग लगती है। और बचावकारी तकनीक की कमी, जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास भी कई स्टेट्स में इस तरीके की कमियां हैं, यानी कि फायर बुझाने के लिए कई इक्विपमेंट्स की कमियां हैं, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं और ज़्यादा होती हैं।